नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक रिसर्चर, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के2 के बारे में और हार्ट पेशेंट्स के लिए ये विटामिन कितना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए इस विटामिन का कितना ज़्यादा हमारे लिए यूज़ है, और किनको विटामिन के2 के बारे में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है कि कहीं ये हमारे बॉडी में फ़ायदे की जगह नुकसान तो नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो विटामिन के2 के बारे में मैं बता दूं, हमारे फूड से हमको विटामिन के2 डायरेक्टली नहीं मिलता है। विटामिन के2 का जो सोर्स होता है वो हमारे बॉडी में फर्मेंटेड फूड होते हैं, जिससे हमारे बॉडी को विटामिन के2 मिलता है। हमारे फूड से हमको विटामिन के1 मिल जाता है, लेकिन विटामिन के2 हमको नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन के2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, विटामिन के2 एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में से कैल्शियम को हमारे फूड से निकाल करके जाके बोन्स में स्टोर करता है। अगर विटामिन के2 का लेवल कम होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अपने आप बोन से कैल्शियम को निकाल करके आर्टरीज में स्टोर करना शुरू कर देगी, राइट। और आज के टाइम पे पूरे दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो पेशेंट्स को विटामिन के2, मैग्नीशियम, इस तरह के सप्लीमेंट्स लेने की सलाह ज़रूर देते हैं, राइट। मैं चूंकि एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मैं हर एक फूड के लिए एक नेचुरल फूड का कॉम्बिनेशन देता हूँ कि इस तरीके से आप अपने बॉडी में विटामिन के2 को ले सकते हैं। अगर विटामिन के2 का लेवल हमारे बॉडी में अच्छा होता है तो जो हमारी वेस्कुलर हेल्थ अच्छी होती है, जो वेसल्स की हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो लोग बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं या लंबे टाइम से बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनके बॉडी में विटामिन के2 का लेवल सही बना रहेगा तो क्या होगा। सही विटामिन के2 की वजह से उनको एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, वो ये कि उनकी बॉडी कभी भी उनकी बॉडी में कभी भी उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ड नहीं होंगी, राइट। हार्डनिंग जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होने के पीछे रीज़न ही होता है हमारे बॉडी में विटामिन के2 का कम होना। अब अगर विटामिन के2 का लेवल कम होगा तो बॉडी क्या करेगी, अपने आप हड्डियों से कैल्शियम निकाल करके आर्टरीज में डंप करना शुरू करेगी। जब आर्टरीज में ये विटामिन के2 जमा हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा। जब हमारे हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, राइट, हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो धीरे धीरे वो पतली होने लगेंगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे पेशेंट के साथ क्या जाता है, उनके हार्ट की मसल्स डायलेट हो जाती हैं और पेशेंट हार्ट फेलियर में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो है हमारे बॉडी में अलग अलग ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं, उसको भी डैमेज करता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विटामिन के2। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जिन पेशेंट्स में अगर क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट, जिन पेशेंट्स का बॉडी में क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उन पेशेंट्स को विटामिन के2 थोड़ा सा कम लेना चाहिए। उनको इस तरह के फूड से हमेशा बच के रहना चाहिए, राइट। और ऐसे कौन से केसेस होते हैं, देखिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे किसी की अगर वॉल्व ट्रांसप्लांट हो गई, तो वॉल्व ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स को अक्सर ये बोला जाता है कि आप बहुत हरी पत्तियाँ वाली सब्जियाँ, स्प्राउट्स हैं, इस तरह की चीज़ें, और साथ में विटामिन के2 फर्मेंटेड फूड है वो मत लो। देखिए, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, राइट। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम बॉडी में विटामिन के2 वाली चीज़ें नहीं लेंगे, राइट, तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में क्लॉटिंग कम होगी, राइट। अब क्लॉटिंग कम होगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो इंटरनल डैमेज होते हैं वो डैमेज जल्दी हील भी नहीं होंगे, राइट। क्योंकि जैसे हमारे बाहर चोट लग जाती है, क्लॉटिंग होती है, तो क्या होता है, वो घाव भर जाता है। लेकिन शरीर के अंदर जब कोई इंटरनल डैमेज होता है तो अगर क्लॉटिंग हो रही है तभी तो वो घाव भरेगा, राइट। अब क्या होता है, जो मेडिसिन दी जाती हैं, तो विटामिन के2 का अगर लेवल बहुत अच्छा है तो हमारे बॉडी में क्या करता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है, राइट। और अगर विटामिन के2 का इफेक्ट कम हो जाएगा तो उनकी वॉल्व की प्रॉब्लम फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ के आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ क्या होता है पता है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, कि अगर विटामिन के2 लेते हैं तो क्लॉटिंग होगी, और नहीं लेते हैं तो क्या होगा, हमारी जो आर्टरीज हैं धीरे धीरे हार्ड हो जाएंगी और पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम बने रहेंगे। प्लस क्या होगा, समय के साथ उसको ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारी बोन्स है कमज़ोर होना, ये सब चीज़ें तो कॉमनली देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब कैल्शियम हड्डियों से निकल जाएगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, राइट। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो जिन लोगों की वॉल्व ट्रांसप्लांट हो चुकी है या जिनको पहले से ही बहुत सारी दवाएं चल रही हैं, उनको ब्लड थिनर्स की ज़रूरत है, तो दवाओं का इफेक्ट कम ना हो, इसके लिए उनको चाहिए कि वो समय समय पे हर 4 महीने 6 महीने में अपने टेस्ट करा के देख लें कि उनके बॉडी में जो क्लॉटिंग हो रही है, वो जो ब्लड की थिनिंग लेवल है वो बहुत कम, तो ब्लड का जो थिनिंग का लेवल है वो बहुत, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, क्लॉटिंग होने लगी हो। तो क्लॉटिंग को लेवल को चेक करने के लिए जो प्रोथ्रम्बिन टाइम, जिसको पीटी कहते हैं, और डी डाइमर, दो ऐसे टेस्ट हैं, ये टेस्ट आपको बता देते हैं। तो इस टेस्ट में हमको देखना होता है कि इसका जो लेवल है
वो ऐसा ना हो जाए कि हमारी बॉडी जो है क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा बना रही है, राइट। हमारे बॉडी में क्लॉटिंग का लेवल कम रहे, यही हमारे लिए अच्छा होता है, राइट। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक बैलेंस बना रहता है, राइट। तो हमारी बॉडी कैल्शियम को आर्टरीज में भी डिपॉजिट नहीं करेगी, और हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी वेस्कुलर हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, और जिनकी वाल्व ट्रांसप्लांट हो चुकी है उनके लिए भी एक बीच का रास्ता हो सकता है। तो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग होती रहेगी तो क्या होगा, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी, और हो सकता है कि वो विटामिन K2 रिच फूड लेना शुरू कर दिए, तो क्या होगा, अगर वो बहुत एग्रेसिवली ले रहे हैं तो ठीक है, उनकी वेस्कुलर हेल्थ तो अच्छी बनी रहेगी, लेकिन उनको फ्यूचर में क्लॉटिंग की वजह से फ्यूचर में वॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। और वैसे पेशेंट को सांस फूलने की समस्या और इस तरह के चैलेंजेस फ्यूचर में ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम टाइम टाइम पे टेस्ट कराते रहें। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि हम टेस्ट के थ्रू अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर लें, देख लें। उससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि हम एक सही लेवल पे हैं कि नहीं सही लेवल पे हैं। तो विटामिन K2 हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल विटामिन है। और अगर विटामिन K2 का लेवल अच्छा बना रहेगा तो हमारे हार्ट की हेल्थ, हमारी पूरे वेसल्स की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब मैं बात करूंगा विटामिन K2 के सोर्सेज क्या क्या हैं। देखिए, विटामिन K2 का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है फर्मेंटेड फूड। अब फर्मेंटेड फूड में देखिए, इंडिया में लोग बहुत कम जानते हैं फर्मेंटेड फूड के बारे में, इसके बारे में इतना एजुकेशन भी नहीं है लोगों के अंदर। तो जैसे लोग फर्मेंटेड फूड के मामले में एक चीज़ जानते हैं, वो है दही। ठीक है, दही अच्छी चीज़ है, लेकिन दही में जो गट बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। जो धरती पे पाया जाने वाला सबसे स्ट्रांग और सबसे अच्छा एक प्रोबायोटिक फूड है वो है केफीर, राइट, जो कि काऊ मिल्क को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ही जल्दी मैं इसके बारे में पूरा एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि हम अपने घर में केफीर को रेगुलर यूज़ करते हैं, राइट। इसके अलावा जो सबसे सरल है, सबसे आसान है, वो है कांजी। कांजी सुबह सुबह आप एक गिलास पीजिए, आपके बॉडी में जितनी विटामिन K2 की रिक्वायरमेंट है ये अपने आप पूरा कर देगा। और जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है, जिनको कि बोन्स में पेन हो गया, एज हो गई, उनके लिए तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू हैव टू टेक कांजी। आप देखोगे 10 दिन पियोगे, 8 दिन पियोगे, आप देखोगे आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, यहाँ अपने आप कम हो गया। क्योंकि बॉडी जो कैल्शियम है ना, उसको अपने आप आपके फूड से निकाल निकाल करके वो आपके बोन्स में जाके डंप करना शुरू करेगी, और आपके हड्डियों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक तरीका ये है। इसके अलावा कंबूचा है, किमची है, सावर क्राउड है, अम्बली है, राइट। ऐसे बहुत सारे फूड ऑप्शन हैं जो कि विटामिन K2 के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। साथ में मैं बात करूंगा, जैसे जापान में एक फूड यूज़ किया जाता है नेटो। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे इस फूड के बारे में पता चला। मेरा एक फ्रेंड रहता है, उसने मुझे बताया कि यहाँ के लोग सुबह मॉर्निंग में हर दिन नेटो जैसा फूड लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ में। ये सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाया जाता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग संस्कृतियों में कोई ना कोई फूड ऐसा ज़रूर यूज़ किया जाता है जो फर्मेंटेड फूड से मिलकर बनता है। और अल्टीमेटली अगर फूड फर्मेंट हुआ है तो वो विटामिन K2 का बहुत अच्छा सोर्स होने वाला है। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है, आपके कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, राइट, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा फूड लें, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनकी क्लॉटिंग का, जिनका रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वॉल्व का ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है, उस केस में आपके लिए प्रोथ्रम्बिन टाइम एंड डी डाइमर, दो टेस्ट ऐसे हैं। डी डाइमर बेसिकली हमारे बॉडी में क्लॉटिंग के लिए ऐसा टेस्ट होता है जिनको कि बहुत सीवियर ब्लॉकेज है, और उनकी बॉडी सीवियर ब्लॉकेज है, लेकिन उनको कोई एंजाइना वगैरह नहीं होता है, तो उनको किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई छोटा ऐसा क्लॉट जा करके आर्टरी को ब्लॉक ना कर दे, हार्ट अटैक ट्रिगर ना कर दे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो प्रोथ्रम्बिन टाइम है, ये हमें बताता है कि हमारा जो ब्लड है कितना टाइम लेता है उसको क्लॉट बनने के लिए कितना टाइम ले रहा है। तो अगर इसका लेवल थोड़ा सा कम ही रहे तो बेहतर है। इससे क्या होता है कि हमारा खून पतला है, दवाओं के इफेक्ट को ये कम नहीं कर रहा है, और इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, विटामिन K2 का जो कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो से मैंने आज ये सारी चीज़ें डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।